नमस्कार। आयुक्तालय के ज्ञान सुधा चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा चैनल एक उपक्रम है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान का, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु यहाँ स्तरीय सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास जो कॉलेज शिक्षा के जो सहायक और सहाचार्य हैं उनके द्वारा सतत किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्य शास्त्र पर, और जिन विषयों को हम ले रहे हैं वो हिंदी भाषा संबंधित हमने बात कर ली है कि किस प्रकार भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ, और उस क्रम में हमने जाना कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस प्रकार होता है। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली हिंदी का उदय और विकास किस तरह होता है। तो बीती कक्षा में हम ये देख चुके हैं कि खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक रूप को अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश को अवहट्ट कहा गया, और इन रूपों में जो साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक रूप मिलने लगते हैं। यदि हम देखें तो आदिकालीन साहित्य में जब हम बात करेंगे आदिकालीन साहित्य की, जो 1050 से 1375 विक्रम संवत जिसे मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और अपभ्रंश की उत्तरवर्ती अवस्था से जिसका प्रारंभ मानते हैं, तो वहां पर सिद्धोनाथों की रचनाओं में, अमीर खुसरो की रचनाओं में, चाहे वो पहेलियां ले लीजिए अमीर खुसरो की, या मुकरियां ले लीजिए जो मनोरंजन का साहित्य उन्होंने लिखा है, जो जनमानस का साहित्य उन्होंने लिखा है, वहां पर इसके प्रारंभिक प्रयोग देखने को मिलते हैं। जगनिक की जो कृति है आलह खंड है, जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है और गेय काव्य के रूप में जिसे देखा जाता है, वहां पर भी प्रारंभिक हिंदी के दर्शन पहल मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। इसी तरह यदि हम देखें तो चूंकि खड़ी बोली गद्य का प्रयोग दक्षिण में भी मिलता है और वहां इसे दक्कनी हिंदी कहा गया, तो वहां पर यदि हम देखें तो जो प्रारंभिक गद्य लेखकों में ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज शामिल होते हैं, और उनकी रचना महराजुल आशकीन इस दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। यदि हम अन्य दक्षिणी हिंदी के अन्य रचनाकारों को देखते हैं तो वहां उन गद्यकारों में शाह मिराजी, शाह बुरानुद्दीन जानम और अमीनुद्दीन आलम और मुल्ला वजही का जो नाम है वो भी प्रमुख रूप से सामने आता है। यदि और रचनाओं को देखें तो हम रोड़ा का कृत जो राउलवेल कृति है, जो कि 11वीं सदी में आती है, जो बहुत अधिक चर्चित रहती है, जो कि शिलांकित कृति है, जिसे चंपू काव्य कहा जाता है, क्योंकि गद्य और पद्य दोनों के दर्शन वहां पर होते हैं, और लौकिक काव्य की श्रेणी में ये राउलवेल जो शिलांकित कृति है वो आती है। इसी तरह अफजल की जो विकट कहानी है 12 मासा पद्धति पर जो आधारित है, और रहीम की जो मदनाष्टक जो 16वीं शताब्दी में जो रचना आती है, आलम की सुदामा चरित 16वीं शताब्दी में, ऐसी रचनाओं में भी खड़ी बोली के जो प्रारंभिक रूप के जो दर्शन हैं वो यत्र तत्र होने लगते हैं। यदि हम उत्तरी भारत की बात करें, दक्षिणी भारत की तो हमने बात की, तो वहां ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज जो प्रथम रचनाकार के रूप में आते हैं। लेकिन यदि हम उत्तर भारत की खड़ी बोली के प्रथम गद्यकार को यदि हम देखें तो वो अकबर के समय के जो दरबारी कवि, उनके गंग कवि जो हुए हैं, और उनकी रचना गद्य रचना है चंद छंद बरनन की महिमा। तो ये इसमें भी खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रूप के दर्शन होते हैं। और रचनाकारों को यदि हम देखें उत्तरी भारत के रचनाकारों को, तो वहां स्वामी प्राणनाथ, केशवदास, जन प्रहलाद की यदि हम देखें तो नरसिंह तापसी उपनिषद एक रचना आती है। इसी तरह मथुरानाथ शुक्ल का पंचांग दर्शन और मंडोवर का वर्णन, ये रचनाएं प्रमुख रूप से सामने आती है। परिमार्जित गद्य कब से मिलने लगता है, तो वहां पर यदि हम देखें तो 18वीं सदी के प्रारंभ में यदि हम देखें तो राम प्रसाद निरंजनी का जो भाषा योग वशिष्ठ है 1714 में जो आ जाता है, एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी भाषा में परिमार्जित गद्य के दर्शन होते हैं। और इसी बात को सहमति प्रदान करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी के वैज्ञानिक आलोचक हुए हैं, और उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है जो कि सर्वमान्य भी हुआ बहुत सारे संदर्भों में। तो वहां पर आचार्य शुक्ल ये कहते हैं कि वो निरंजनी को हिंदी का प्रथम प्रौढ़ लेखक मानते हैं।
ये प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का जो प्रौढ़ लेखक कौन है, तो वो राम प्रसाद निरंजनी है और उनकी रचना भाषा योग वशिष्ठ है, जो कि 1714 में सामने आती है। इसी तरह यदि हम देखें तो हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार में जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो 1800 ईस्वी में जिसकी स्थापना होती है। इसी के साथ यदि हम देखें तो जो लेखक चतुष्टय की जो भूमिका है हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार में, तो लेखक चतुष्टय कौन कौन है, तो वहाँ मुंशी सदा सुखलाल नियाज आते हैं, सैयद इंशाअल्लाह खां आते हैं, लल्लू लाल आते हैं और सदल मिश्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि लेखक चतुष्टय के रूप में परिगणित किए जाते हैं। इन्हें ही हिंदी खड़ी बोली का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार छायावाद के आधार स्तंभों को पढ़ते हैं, वैसे ही खड़ी बोली के आधार स्तंभों में कौन से लेखक चतुष्टय की भूमिका है, तो इन चारों लेखकों के नाम आपको याद रखने चाहिए। इन्हीं चारों लेखकों को परिगणित किया जाता है। तो मुंशी सदासुख लाल की बात करें तो उन्होंने सुख सागर ग्रंथ की रचना की है। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की और इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी है, जो कि हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में भी शुमार होती है। इसी तरह अगर सदल मिश्र की बात करें तो वो नासिकेतो पाख्यान जैसी रचनाएं लेकर आते हैं। तो ये तो जो लेखक चतुष्टय हैं, जो कि खड़ी बोली के आधार स्तंभ कहे जाते हैं, उनकी बात हमने की। खड़ी बोली का विकास देखिए बहुत सारे बिंदुओं को साथ में लेकर चलता है और बहुत सारे धार्मिक आंदोलनों की भी इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी तरह यदि हम देखें तो ईसाई धर्म प्रचारकों की भूमिका भी इस दृष्टि से सराहनीय रही है। उन्होंने विभिन्न धर्म प्रचारक केंद्रों की जो स्थापना की, स्कूल, चिकित्सालय आदि संस्थाओं का जो निर्माण किया और धार्मिक ग्रंथों का जो हिंदी में अनुवाद किया, वो ईसाइयों द्वारा संपन्न हुआ। इस संदर्भ में यदि हम देखें तो जो पादरी केरे हुए हैं, उनका बाइबल का खड़ी बोली में हिंदी में जो अनुवाद हुआ वो बहुत अधिक प्रसिद्ध रहा। यदि हम ये कहें कि ईसाइयों ने इस संदर्भ में जो अनुवाद जो किए, वहां पर शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग ना करके बोलचाल की हिंदी का प्रयोग किया, लेकिन वहां पर अनुवाद चूंकि होने लगा तो हिंदी को वहां पर प्रश्रय मिलने लगा था। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जो पत्र निकले हैं उन्होंने, और जो आंदोलन हुए, जैसे राजा राम मोहन राय का यदि हम देखें, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो उन्होंने वेदांत सूत्रों का जो अनुवाद है और साथ ही जो बंगदूत हिंदी पत्र निकाला, उसके द्वारा खड़ी बोली हिंदी की एक तरह से उन्होंने सेवा की। इसी तरह यदि हम देखें तो केशव चंद्र सेन और नवीन चंद्र राय भी हिंदी के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी की सेवा के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, वेदांग प्रकाश, गो करुणा निधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों का प्रणयन करते हैं, जिससे कि हिंदी का व्यापक प्रचार और प्रसार होता है। इसी क्रम में जो हमने बात श्रद्धाराम फिल्लोरी की थी, और श्रद्धाराम फिल्लोरी सत्यामृत प्रवाह, तत्व दीपक, उपदेश संग्रह, धर्म रक्षा, भाग्यवती आदि रचनाओं के द्वारा भी हिंदी का प्रचार और प्रसार करते हैं। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का नाम महत्वपूर्ण है और लिया जाना चाहिए, और इसी क्रम में राजा लक्ष्मण सिंह, ये दो का नाम भी हम लेते हैं। तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की जब बात करते हैं तो इनकी रचनाओं में हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में देखा जाता है, और वहां पर अरबी फारसी शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाएं यदि हम देखें तो भूगोल हस्तामलक, बाबा मनरंजन, विद्यांकुर, आलसियों का कोड़ा आदि रचनाएं व्यवहारिक हिंदी भाषा की जो झलक वहां पर, जो दर्शन जो है वहां पर होता है। तो व्यवहारिक हिंदी भाषा का झलक है वहां पर, और अरबी फारसी के शब्दों का समावेश वहां देखा जाता है। राजा लक्ष्मण सिंह की बात करें तो चूंकि पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन के द्वारा हिंदी का विकास बहुत अधिक उस समय हो रहा था, तो राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं वो प्रजा हितैषी पत्र के प्रकाशन द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी तरह वो मेघदूत, जो कालिदास के जो रचनाएं हैं मेघदूत और रघुवंश, उनका वो पद्यानुवाद करते हैं, और शकुंतला का गद्यानुवाद भी करके वो हिंदी के प्रचार प्रसार में
योगदान देते हैं। तो हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत सारे विषयों से हुआ है, बहुत सारी दृष्टियों से हुआ है, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से कहें, समाज सुधार के आंदोलन जो राजा राममोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन, नवीन चंद्र राय चलाते हैं, उनके माध्यम से हुआ। हमने ये देखा कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह किस प्रकार करते हैं, और साथ ही जो लेखक चतुष्ट रहे हैं, जो आधार स्तंभ रहे हैं खड़ी बोली के, जो जिनमें हमने लल्लू लाल की बात की, हमने सदासुख लाल की बात की, हमने इंशाअल्लाह खां की बात की और सदल मिश्र की बात की। तो ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही पत्रकारिता का जो क्षेत्र है, विभिन्न जो पत्र पत्रिकाएं निकलना प्रारंभ हुई, वो भी हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यदि हम पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो पंडित जुगल किशोर जो शुक्ल है, जिसमें हमने पहले भी हम इनकी बात कर चुके हैं, जो कि उदंत मार्तंड हिंदी का जो पहला साप्ताहिक निकालते हैं, जो 1826 में निकलता है। बहुत बार इस पर प्रश्न पूछा जाता है। उगता हुआ सूर्य इसका अर्थ है, और लगभग 1 वर्ष तक इसका प्रकाशन होता रहा था। तो इसके माध्यम से भी वो हिंदी को व्यापकता देते हैं, और अन्य प्रमुख हिंदी समाचार, बहुत सारे समाचार पत्र निकलते हैं, चाहे हम बंगदूत की बात कर लें, हम चाहे प्रजामित्र की बात कर लें, हम बनारस अखबार की बात कर लें, जानदीप की बात कर लें, जगदीप भास्कर की बात कर लें, मालवा भास्कर की बात कर लें, बुद्धि प्रकाश, प्रजा हितैषी, समाचार सुधावर्षण, ये सारे जो पत्र निकलते थे, चाहे भारतेंदु की कवि वचन सुधा की ही बात कर लें, तो ये सारे ही पत्र हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात तो छूट ही नहीं सकती, क्योंकि भारतेंदु तो गद्य शैली और साथ ही अनेक विधाओं का जो प्रारंभ है, चाहे वो निबंध, नाटक, उपन्यास, जीवनी साहित्य, यात्रा वृतांत, इन सभी के माध्यम से इन परंपराओं का श्री गणेश करके वो हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन वे करते हैं। इसी क्रम में यदि हम देखें तो मैथिली शरण गुप्त जो है, वो साकेत, उनकी जो रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम रचना जो कहा जाए, वो प्रिय प्रवास पद्य रचना, वो महाकाव्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसी तरह यदि हम देखें तो श्रीनिवास दास जो है परीक्षा गुरु की रचना करते हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह जो है वो श्यामा स्वप्न की रचना करते हैं। तो ये सारे जो रचनाकार हैं वो खड़ी बोली हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास करने में और कौन महत्वपूर्ण रहे हैं, तो वहां हम अमीर खुसरो का अलग से अध्ययन हम करते हैं। अमीर खुसरो जो है बहुत पहले आ जाते हैं, आदिकाल के समय सीमन में ही आ जाते हैं, और वो 1255 से 1324 उनका जो समय है, वहां पर वो काव्य भाषा के रूप में अपनाते हैं। खुसरो की पहेलियां ले लीजिए, मुकरियां ले लीजिए, मुकरियां मतलब मुकर जाना, किसी बात से मुकर जाना, तो वो वैसी रचनाएं करते हैं। दो सखुन की रचना करते हैं, ढकोसले, बिना किसी बात कोई रचना कर देना, ढकोसला रचना, जिसका कोई सीधा सीधा अर्थ यूं नहीं निकलता, कोई उद्देश्य परक नहीं नजर आता, वो ढकोसला है। ही जनमानस में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। यद्यपि अरबी फारसी के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो और विश्व कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग उन्होंने सर्वप्रथम किया। और मनोरंजन काव्य के रचयिता खुसरो को यदि हम यूं देखें तो भाषिक दृष्टि से उनकी रचनाएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो खुसरो की रचनाएं इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आज हम बात करेंगे अब जो अभी तक हमने पढ़ लिया है, चाहे वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हो, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हो या आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, इनसे संबंधित जो प्रश्न नेट इत्यादि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका आज हम कुछ उन प्रश्नों को लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, दो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। कीर्तिलता किसकी रचना है, तो विद्यापति की रचना है, और किस भाषा की रचना है, तो अवहट्ट भाषा की रचना है, जो कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था भी कही जाती है। तो जब आप किसी रचना को पढ़ते हैं, किसी रचनाकार को पढ़ते हैं,
तो उनका समय आपको ध्यान रखना जरूरी है, उनकी कौन सी रचनाएं हैं और उसमें वो कीर्तिलता किस प्रकार का प्रशस्ति परक ग्रंथ है जो कि अवहट्ट में रचा गया है। और विद्यापति स्वयं देसिल बैना सब जग मिथ्या, इस तरह की बात वो कहते हैं। यदि हम अगला प्रश्न देखें तो ये प्रश्न आता है कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। तो जब हम आल्हा की बात करते हैं तो जैसा कि हमने आल्हा में जगनिक का जो आला खंड है वो वर्षा ऋतु में बहुत अधिक गाया जाता है और बहुत लोकप्रिय लोकगीत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वर्षा ऋतु का ये गीत है जिसे लोकगीत के रूप में गाया जाता है। यदि हम और प्रश्नों को देखें तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा गया है। तो जयदेव चूंकि कृष्ण काव्य लिखते हैं, कृष्ण श्रृंगारिक काव्य लिखते हैं कृष्ण पर आधारित, तो यहाँ पर विद्यापति को माना जाएगा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव की उपाधि से किसे नवाजा गया है। तो मैथिल कोकिल जो विद्यापति हैं उन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी कृष्ण काव्य परंपरा के जो श्रृंगारिक ग्रंथ का प्रणयन उन्होंने किया है और इसी का विकास जो है आगे हम कृष्ण काव्य परंपरा में और रीतिकाल में इसी परिपाटी का विकास भी हम देखते हैं। यदि हम अगला प्रश्न देखें तो किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा जाता है। तो ये बोध सिद्ध रचनाकार हैं। रासो परंपरा के कवि की तो हमने बात की, तो डिंगल पिंगल भाषा है, संत कवियों की सदुकड़ी भाषा है और जैन मुनि अपभ्रंश भाषा में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो बोध और सिद्ध हुए और उन्होंने जिन ग्रंथों का प्रणयन किया, चाहे 84 सिद्ध हो या नवनाथ हो, उनकी जो भाषा है उन्हें संध्या भाषा कहा गया है। आगे जब हम हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से हुआ, हिंदी साहित्य का आविर्भाव आचार्य शुक्ल कब से मानते हैं। तो आचार्य शुक्ल, जैसा कि हम जब आदिकाल को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं। खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक वो रामप्रसाद निरंजनी को मानते हैं और उनका ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ है। तो प्राकृत से नहीं, संस्कृत से नहीं, पाली से नहीं, वरन प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था हुई है उससे आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं। तो ये भी परीक्षा में नेट में पूछा गया है, इसलिए हमने इसका यहाँ पर चयन किया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो पृथ्वीराज विजय क्या या रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या कि पद्मावत। तो रामचरितमानस और पद्मावत यदि हम देखते हैं तो अवधी भाषा के काव्य हैं और इनका जो रचनाकाल है वो मध्यकाल में है। तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी के प्रथम महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। यद्यपि इसकी जो कौन सी जो प्रति है वो प्रामाणिक माना जाए, या कुछ ने इन्हें प्रामाणिक माना है, कुछ ने अप्रामाणिक माना है, लेकिन इसे प्रथम महाकाव्य में शुमार किया गया है। और जो चंद्रबरदाई कृत जो पृथ्वीराज रासो है उसका, जिसका कि डिंगल पिंगल शैली में जो लिखा गया है, उसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्राप्त होने का दर्जा है। खालिक बारी किसकी रचना है। देखिए, खालिक बारी एक उर्दू फारसी शब्दों और हिंदी का भी शब्दकोश है जो कि गद्य पद्य में शैली में लिखा गया है। तो ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि खालिक बारी किस विधा की रचना है। तो एक तरह का शब्दकोश है, एक तरह का कोश है और ये अमीर खुसरो की रचना है, ना खालिक खलक की, रहीम की, अकबर की नहीं, वरन ये अमीर खुसरो की रचना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है, ये प्रश्न नेट में पूछा गया है। अगला प्रश्न यदि हम देखें तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है। अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था यदि हम देखें तो हम देखते हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो पूर्ववर्ती तो प्राकृत हुई, लेकिन अपभ्रंश की उत्तरवर्ती यदि हम देखें तो अवहट्ट वहां पर वो नजर आती है। तो यहां पर यदि हम देखें तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अवहट्ट, ये एक क्रम यहां पर नजर आएगा। पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर अवहट्ट। तो अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था का नाम हमने क्या जाना, अवहट्ट जो है वो उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। इसी क्रम में यदि हम देखें अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे, तो 8 स्वर वहां मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आई और औ जो स्वर है वो अपभ्रंश में नहीं मिलते हैं, वो बाद में अवहट्ट में और पुरानी हिंदी में आई और औ स्वर मिलते हैं। तो अपभ्रंश में यदि स्वरों की संख्या से संबंधित प्रश्न पूछा जाए
तो 8 स्वर मिलते हैं। लिंग और वचन की यदि बात की जाए तो 3 लिंग मिलते हैं, 3 वचन मिलते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी जरूरी है क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं। इसी तरह यदि और हम जाने कि किस प्रकार इस भाषा का विकास हुआ, तो उससे संबंधित बातें जानने के लिए हमें इससे अगली कक्षा से जुड़ना पड़ेगा। और आज के लिए इतने ही प्रश्नों का चयन हम करते हैं। आगे फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।